हेलो दोस्तों, न्यू लाइव क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज का हमारा लेक्चर जो होगा वह इंडियन प्रेसिडेंट के बारे में है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति इंडिया का जो है फर्स्ट सिटीजन कहा जाता है, प्रथम नागरिक कहा जाता है, ठीक है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं, साथ ही साथ एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे के एग्ज़ाम्स में अधिकतर राष्ट्रपति से क्वेश्चंस बनते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होता है, ठीक है। वेतन इनको कितना मिलता है, महाभियोग के द्वारा इनको कैसे हटाया जा सकता है, इनके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, सब कुछ विस्तार से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर हम पढ़ रहे हैं तो सब कुछ अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। एक बार भी पढ़ें लेकिन कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और यह जो सीरीज हमारी चल रही है पॉलिटी की, एक हमारी सीरीज चलती है एमसीक्यू सीरीज, ठीक है, उसको भी आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और यह जो हमारी सीरीज चल रही है वह सिविल सर्विस की, जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं जो तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज की, उनके लिए है, ठीक है, विस्तार से पढ़ने के लिए, जो कि प्री और मेंस दोनों में काम आएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति का पद होता है, ठीक है, वह लिया गया है अमेरिका के संविधान से, ठीक है। हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारा संविधान विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है और इसमें अलग अलग देशों से अलग अलग चीज़ें ली गई हैं। तो यूएसए के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है और अनुच्छेद 52 के अंतर्गत यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि संघ की समस्त कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है। अनुच्छेद 53 में यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन, ठीक है। वह हेड होगा किसका, एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन का, यानी कि कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा। कौन? प्रेसिडेंट। यह आर्टिकल 53 में कहा गया है। जैसे कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रेसिडेंट का पद, ठीक है। और निर्वाचन की प्रक्रिया जो है, ठीक है, वह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। वह आपको समझना होगा, जो प्रोसेस है, ठीक है, इलेक्शन का जो प्रोसेस है कि प्रेसिडेंट का निर्वाचन होगा, प्रेसिडेंट का पद होगा, वह तो लिया गया है यूएसए से, ठीक है। और उसका निर्वाचन के द्वारा उसको चुना जाएगा राष्ट्रपति को, यह भी हमें पता चला यूएसए के संविधान से। लेकिन वह इलेक्शन की प्रक्रिया कैसी होगी, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। अगर आप लोग जानते होंगे तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा कि संविधान के हिसाब से, ठीक है, बाय लॉ अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट को माना गया है कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष, उसे सभी शक्तियां दी गई हैं, ठीक है, डी ज्यूरी यानी कि बाय लॉ। लेकिन डी फैक्टो अगर देखा जाए, यानी कि प्रैक्टिकली देखा जाए, तो हेड ऑफ यूनियन प्राइम मिनिस्टर को माना जाता है क्योंकि सभी कार्य जो हैं प्राइम मिनिस्टर करते हैं, ठीक है। इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वतः या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, ठीक है। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, ठीक है। अनुच्छेद 54 के अनुसार इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है आर्टिकल 54 में, ठीक है। आर्टिकल 54 में इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, ठीक है। राष्ट्रपति का पद जो है वह अमेरिका से लिया गया है और उसका निर्वाचन होगा, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब वह निर्वाचन किस तरीके से होगा, ठीक है, तो निर्वाचन आयोग जो है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन, वह चुनाव करवाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वह प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ था 1952 में, ठीक है, और चुने गए थे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जो निर्वाचन होता है वह इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ठीक है। कैसे इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह हुआ कि देश की जनता इन इलेक्शंस में भाग नहीं लेती, लेकिन हम ही लोगों के द्वारा, ठीक है,
हम लोग यानी कि वयस्क लोग, ठीक है, 18 वर्ष की आयु जिनकी हो चुकी है, वह लोग जिनको चुने रहते हैं, ठीक है, लोकसभा में और विधानसभाओं में जो हमारे द्वारा चुने हुए मेंबर्स रहते हैं, वे लोग ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन से लोग भाग लेते हैं, इसको आप लोग अच्छे से थोड़ा समझिएगा। जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, तो उसमें कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स की बात हो रही है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर्स का मतलब कि सभी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि लोकसभा में अधिकतम 545 लोग होते हैं और राज्यसभा में अधिकतम 250 लोग होते हैं। लेकिन इनमें से राष्ट्रपति जो है लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स को मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। तो जिसको राष्ट्रपति मनोनीत किए रहते हैं, ठीक है, लोकसभा में 2 लोगों को और राज्यसभा में 12 लोगों को, तो यह 12 और 2 14 लोग, ठीक है, भाग नहीं लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो इन 14 लोगों को हटा दिया जाए तो लोकसभा के 543 लोग और राज्यसभा के अधिकतम 238 मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बात की जाती है कि इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, यानी कि चुने हुए मेंबर्स, ना कि मनोनीत मेंबर्स, ठीक है। राष्ट्रपति जिनको मनोनीत किए रहते हैं वे लोग भाग नहीं लेते, ठीक है। यह एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद और कौन लोग भाग लेते हैं राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है? तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं सभी राज्यों के, ठीक है। सभी राज्यों में विधानसभा है, तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ भी देखिए बात हुआ है निर्वाचित सदस्यों की। विधानसभाओं में भी एक सीट पर उस राज्य का गवर्नर मनोनीत करता है एक व्यक्ति को, ठीक है, एंग्लो इंडियन को, तो वह एक व्यक्ति भाग नहीं लेगा, ठीक है। बाकी विधानसभा के जितने सदस्य रहते हैं जिनको जनता चुनी रहती है, ठीक है, वयस्क मताधिकार के द्वारा, वे लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको राज्यसभा ने उस राज्य के राज्यपाल ने गवर्नर ने मनोनीत किया है, ठीक है, एक सीट पर, वह वोट नहीं देता है राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। और आपको पता होगा, ठीक है, कि दिल्ली में और पुडुचेरी यह 2 केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ भी जो है विधानसभा है, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी में भी विधानसभा है, यह 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन यहाँ भी विधानसभा है। तो इन 2 विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो कौन कौन से लोग हो गए? लोकसभा प्लस राज्यसभा, ठीक है, के निर्वाचित सदस्य प्लस सभी स्टेट के जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य और प्लस दिल्ली और प्लस पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य विधानसभा के, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में बात हो चुकी, हमने अच्छे से समझ लिया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यह हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। तो दिल्ली और पुडुचेरी एक में भी विधानसभा है और इसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, यह मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य और विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, ठीक है। जिसको कि राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं या उस स्टेट के गवर्नर मनोनीत करते हैं विधानसभा में, वे लोग भाग नहीं लेते और ना ही विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसको अच्छे से आप लोग समझिए, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली द्वारा होता है और साथ ही साथ यह प्रेफरेंस सिस्टम होता है, ठीक है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत क्या होता है कि
और प्रेफरेंस सिस्टम में क्या होता है, प्रेफरेंस सिस्टम मतलब कि सभी लोग जो हैं प्रेफरेंस वाइज जो हैं वह वोट देते हैं। मतलब पहले नंबर, मान लीजिए 2 लोग राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हुए, ठीक है, तो पहले नंबर पर किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं, ऐसे वोट देते हैं लोग, ठीक है, जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही लोग को वोट देना है, नहीं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, जैसे लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव होते हैं उस तरीके से चुनाव नहीं होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का चुनाव प्रेफरेंस वाइज होता है कि पहले नंबर पर आप किसको देखना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किसको रखना चाहते हैं, ठीक है, इस तरीके से चुनाव होता है, ठीक है। और जिसको प्रेफरेंस में ज़्यादा वोटिंग मिलेगा उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले जो हैं वह उच्चतम न्यायालय में होते हैं और इसका फैसला अंतिम होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित अगर कोई विवाद हो जाता है, ठीक है, तो उसका निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय में होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 58 में यह बात की गई है कि क्या क्या अर्हताएं हो सकती हैं, क्या क्या कि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। तो वह सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो मिनिमम, ठीक है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो उसके पास। यहाँ पर निर्वाचित होने की बस योग्यता हो लोकसभा की, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वह किसी भी सदन का, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा, उसका सदस्य नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को, लेकिन उसे लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता वह रखता हो और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल और दिवालिया ना हो, ठीक है। यह सारी योग्यताएँ होनी चाहिए। और ऑब्वियसली जो है वह जो है किसी भी लाभ के पद पर न हो, ठीक है, सरकारी लाभ के पद पर ना हो, ठीक है। तो यह सारी जो हैं योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के पद की, और यह बातें की गई हैं अनुच्छेद 58 में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। और जमानत के रूप में 15,000 रुपये जमा करना होता है, ठीक है। देखिए, जब राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। उसके लिए योग्यता क्या है, सिर्फ 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और उसे पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा की योग्य सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसमें, ठीक है, थोड़ा बहुत शिक्षित होना चाहिए, ठीक है। और लेकिन जब वह नामांकन भर करके, नामांकन पत्र उसका संसद में जाएगा, ठीक है, तो संसद के जो सदस्य हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा में जब जाएगा तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर हैं, कुल लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य अगर मिल जाएं तो उन सारे सदस्यों में से कम 50 लोग उसको जो है प्रस्ताव को अनुमोदित करने चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में। एक आम नागरिक भी राष्ट्रपति पद के लिए जो है नामांकन भर सकता है, लेकिन वह क्यों नहीं जीत पाता, क्योंकि संसद के जो सदस्य रहते हैं वह 50 लोग उसका समर्थन नहीं करते, ठीक है, इसीलिए वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ पाता, ठीक है। तो संसद के 50 सदस्य उसको समर्थन करने चाहिए, ठीक है। भरने को तो राष्ट्रपति का नामांकन पद कोई भी भर सकता है, एक आम इंसान भी भर सकता है, भारत का एक आम नागरिक भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, लेकिन संसद के 50 सदस्य कम से कम उसको समर्थन करने चाहिए। और एक नेशनल पार्टी, एक भारत की राष्ट्रीय पार्टी भी उसको समर्थन करनी चाहिए, ठीक है। और 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। अगर 50 सदस्य उसको समर्थन दे देते हैं, ठीक है, तब तो 15,000 रुपये वापस हो जाएंगे, हार गया तब भी। लेकिन अगर
50 सदस्य उसको समर्थन नहीं देते हैं, ठीक है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाएगी, पैसा भी उसको वापस नहीं होगा, ठीक है, और वह राष्ट्रपति का चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा, हार भी जाएगा, ठीक है, लड़ेगा ही नहीं तो हारेगा तो निश्चित ही, ठीक है। तो यह बात होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 प्राप्त कर लेता है, असमर्थ हो जाता है, तो राष्ट्र जमानत राशि जब्त हो जाती है, ठीक है। सबसे पहली बात तो डाले गए मत का 1/6 प्राप्त करेगा कौन? जो चुनाव लड़ेगा, ठीक है, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए 50 सदस्य संसद के उसको समर्थन करने चाहिए, ठीक है। अनुच्छेद 56 में क्या बात की गई है? तो राष्ट्रपति के पद की बात की गई है कि वह कब तक पद पर रहेगा, ठीक है, तो अधिकतम 5 वर्ष के तक वह अपने पद पर रह सकता है जब वह शपथ ग्रहण करता है, ठीक है, शपथ ग्रहण करने के तारीख से 5 वर्ष तक वह अपने पद पर रहता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह मैं बताना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, यह बात ली गई है अमेरिका के संविधान से, लेकिन भारत में राष्ट्रपति का जो पद है वह 5 साल के लिए है, लेकिन अमेरिका में यूएसए में जो है 4 साल तक ही होता है राष्ट्रपति का पद, ठीक है। यूएसए में खुद 4 साल तक ही है और यूएसए से ही हमने राष्ट्रपति का पद लिया है, लेकिन अपने देश में हमने 5 साल तक किया हुआ है, ठीक है, राष्ट्रपति का पद 5 साल तक, ठीक है। अनुच्छेद 56(1) में यह बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। वह 5 साल तक तो अपने पद पर रहेगा ही, ठीक है, लेकिन बीच में वह अपना त्यागपत्र कभी भी उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। और यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि जब वह अपना त्यागपत्र दे देता है तो राष्ट्रपति का पद तुरंत खाली हो जाता है, और जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगते हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है, और यह बात की गई है 56(2) में, ठीक है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है और जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने लगता है, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है, ठीक है। अब अगला जो है इंटरेस्टिंग बात यह है कि 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे 2026 तक के लिए निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। 59(1) में क्या कहा गया है, ठीक है। 59(1) में यह बताया गया है, अनुच्छेद 59(1) के अनुसार यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपको बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत ही अच्छी यह इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है। देखिए, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने आपको क्या कहा था कि वह किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, और साथ ही साथ वह सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का, ठीक है। उसके पास सिर्फ लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 59(1) में कि अगर वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो, ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति बन जाता है और वह राज्य के विधानमंडल का सदस्य हो, ठीक है, तो क्या होगा, और किसी भी सदन का सदस्य हो तो क्या होगा? तो मैंने आपसे कहा कि वह किसी भी सदन का सदस्य होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर वह सदस्य हो तब क्या होगा? तब वह उस सदन के सदस्य से इस्तीफ़ा दे देगा। इस्तीफ़ा क्या दे देगा? मतलब वह पद जो है रिक्त समझा जाएगा जब वह शपथ लेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे तभी से, ठीक है, वह उस सदन के पद से रिक्त समझा जाएगा वह पद, ठीक है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लोकसभा का सदस्य है, ठीक है, और वह राष्ट्रपति का चुनाव
जीत गया और राष्ट्रपति बन गया, तो जब वह शपथ लेंगे, ठीक है, तभी से लोकसभा का जो पद है उनका वह रिक्त समझा जाएगा, ठीक है। तो यह बात है। अगला अनुच्छेद 60 के अनुसार यह कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। अनुच्छेद 60 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह शपथ दिलाते हैं। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, वह नहीं हैं, तब दूसरे नंबर के जो मुख्य जज हैं वह दिलाएंगे, ठीक है। अगर वह भी नहीं है तो तीसरे नंबर के, ऐसे ही वरीयता क्रम के अनुसार शपथ दिलाते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए है, ठीक है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से ही जाता है, ठीक है। और इसको निर्धारित कौन करता है, भारत की संसद, ठीक है। भारत की संसद जो है भारत के सभी विभिन्न पदाधिकारियों के वेतनों का निर्धारण करती है, ठीक है। अनुच्छेद 56(1) के अनुसार, ख के अनुसार, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है, ठीक है। देखिए, भारत का संविधान यह कहता है कि भारत में सभी के लिए कानून एक समान है, लेकिन उससे भारत के राष्ट्रपति को अलग रखा गया है। भारत का राष्ट्रपति अगर कोई भी जुल्म करता है, ठीक है, अगर किसी का खून भी कर दे, मर्डर भी कर दे, देखिए मैं ऐसे बोली का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन करना पड़ रहा है समझाने के लिए, आप लोग अच्छे से इसको समझ पाएँ इसलिए, ठीक है, कि भारत का राष्ट्रपति अगर कुछ भी कर दे, एक बार के लिए किसी का खून कर दे या कुछ भी कर दे, ठीक है, तो उसको जेल नहीं हो सकती, ठीक है। वह जेल नहीं जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है। उस पर बस महाभियोग चलाया जा सकता है, क्योंकि उसने कानून का उल्लंघन किया है। अगर उसने कुछ भी संवैधानिक रूप से गलत किया है तो उसको 14 दिन के उस पर महाभियोग चलाने से 14 दिन पहले, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा, ठीक है, 14 दिन के पहले उसको अल्टीमेटम दिया जाता है, उसको पत्र लिख करके बताया जाता है कि आपने यह गलत काम किया है, संवैधानिक रूप से गलत काम किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, ठीक है, तो आप जो है इस्तीफ़ा दे दीजिए, नहीं तो आप पर महाभियोग चलाया जाएगा, ठीक है। तो यह बात होती है। तो भारत के राष्ट्रपति को कभी भी जेल नहीं हो सकती, पहली बात, ठीक है। जब तक वह उस पद पर है, जब तक वह राष्ट्रपति के पद पर है, तब तक उस पर जेल नहीं हो सकती। उस पर बस महाभियोग लगा करके राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। और आपको यह भी पता होगा कि हमारे देश में यह भी कानून है कि एक जुर्म के लिए एक बार ही सज़ा मिलती है। तो मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी का खून कर दिया, ठीक है, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, इसको अच्छे से आप समझिए कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी का खून कर दिया, ठीक है, तो उस खून के लिए उन पर बस महाभियोग चला करके उनको उस पद से हटाया जा सकता है। लेकिन जब तक वह उस पद पर हैं तब तक तो जेल नहीं होगा। अब वह उस पद से हट गए, ठीक है, उस पद से हट गए तब भी उनको जेल नहीं होगा, क्योंकि उस खून के लिए उनको एक सज़ा मिल चुकी है कि उनको राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जब वह उस पद से हट गए और तब जा कर के उन्होंने कोई दूसरा जुर्म किया, तभी उनको सज़ा मिलेगी, क्योंकि एक जुर्म के लिए एक बार ही सज़ा होती है, यह कानून कहता है, ठीक है। तो यह बात होती है, ठीक है। और जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है, इम्पीचमेंट चलता है, तो यह कहाँ चलता है, तो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन से यह शुरू की जा सकती है, ठीक है। और 1/4 सदस्य जो होते हैं, ठीक है, किसी भी सदन के 1/4 सदस्य 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भेजते हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो उसकी वकालत कौन करता है? जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलता है तो उसकी वकालत जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के महान्यायवादी करते हैं। आपको यह भी जानना है कि भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चला है, ठीक है, अच्छी बात है। अगर लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्य, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्य राष्ट्रपति को दोषी पाते हैं तो महाभियोग सिद्ध हो जाता है, ठीक है।
और राष्ट्रपति को पद से हटा दिया जाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति हट जाते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य करने लगते हैं। ठीक है, तो महाभियोग को अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, सारी बातों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, तो आशा है आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 62(2) के अनुसार, यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन तुरंत करना होता है। प्रत्येक दशा में 6 माह के भीतर करना होता है। ठीक है, किसी भी दशा में अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है, ठीक है, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए या उन्होंने खुद से ही इस्तीफ़ा दे दिया या बीमार हो गए हैं या इस्तीफ़ा दे दिया या कुछ किसी भी तरीके से, ठीक है, राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पर तुरंत काम करने लगते हैं कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। लेकिन 6 महीने के भीतर फिर से निर्वाचन कराना होता है और नए राष्ट्रपति का चुनाव कराना रहता है। ठीक है, 6 माह के भीतर। यदि मृत्यु, त्यागपत्र और हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो कार्यभार उपराष्ट्रपति तुरंत संभाल लेता है। ठीक है, और यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, और अगर वह भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं वह राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं। ठीक है, और ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति के कार्यभार को संभालना पड़ा हो। एम हिदायतुल्लाह जो थे, ठीक है, वह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और उन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया है। एम हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग यह है। अगला है अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्यपालिका की शक्ति जो है, ठीक है, कार्यपालिका का अध्यक्ष जो होता है, संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष जो है वह राष्ट्रपति ही है। भले ही सभी शक्तियां प्रैक्टिकली रूप से प्राइम मिनिस्टर के पास हैं, लेकिन सभी काम जो होते हैं वह भारत के राष्ट्रपति के नाम से होते हैं, क्योंकि हेड ऑफ द जो यूनियन है वह राष्ट्रपति ही है, प्रेसिडेंट ही है। ठीक है, 78 के अनुसार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, और अनुच्छेद 108 के अनुसार ही संसद के दोनों सदनों का जो संयुक्त अधिवेशन है वह राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, लोकसभा और राज्यसभा का, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? जब संसद की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा। ठीक है, लेकिन धन विधेयक के अलावा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा भी सकता है। जो धन विधेयक होता है उसको छोड़ करके, ठीक है, धन विधेयक को अपने पास नहीं रोक सकता और साथ ही साथ उसको लौटा भी नहीं सकता। लेकिन धन विधेयक के अलावा जितने भी विधेयक होते हैं उसको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, बहुत सारी इसके पास शक्तियां हैं। एक तो होता है, ठीक है, तो धन विधेयक के अलावा जो है किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां होती हैं। ठीक है, वह एक तो होता है जेबी वीटो, ठीक है, पावर। वह क्या होता है कि किसी भी विधेयक को अपने पास बहुत दिनों तक रोक सकता है। ठीक है, और वह किसी को जवाब भी नहीं देता है कि मैंने उस विधेयक को क्यों रोका है। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ठीक है, यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित या उसके बिना फिर से पारित हो जाता है, कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा। अगर कोई विधेयक है जिसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति ने सदनों में वापस कर दिया है, लेकिन फिर से राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजा गया,
तो वह उसको पुनर्विचार के लिए फिर से नहीं भेजेगा और ना ही अपने पास रोकेगा, वह उस पर साइन कर देगा और वह कानून बन जाएगा। ठीक है, देखिए संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। मैंने आपको बहुत बार यह बताया हुआ है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा में जब कोई विधेयक पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति के पास ही जाता है, और जब तक राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे तब तक वह विधेयक कानून नहीं बन पाता। ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति के पास उस विधेयक को भेजा जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ठीक है, वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। क्यों नहीं लौटाया जा सकता? क्योंकि धन विधेयक को सदन में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति ली गई होती है। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के धन विधेयक को सदन में पेश किया ही नहीं जाता। ठीक है, तो जब पहले से ही अनुमति प्राप्त है तो उसको राष्ट्रपति के पास भेजने की क्या आवश्यकता। ठीक है, इसीलिए ठीक है, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ठीक है, तो यह भी एक शक्ति है अध्यादेश जारी करने की। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है। राष्ट्रपति जो है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी कैदी को, ठीक है, क्षमा प्रदान कर सकता है, चाहे तो उसकी पूरी सज़ा को माफ़ कर दे या फिर फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दे। ठीक है, तो भारत का राष्ट्रपति किसी भी कैदी को, ठीक है, क्षमा प्रदान कर सकता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 72 के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, इसके बारे में यह भी बात की गई है कि इसके वेतन में कभी भी कटौती नहीं की जा सकती। बढ़ाया जा सकता है लेकिन कभी भी भारत के राष्ट्रपति के वेतन में कमी नहीं की जा सकती। और भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है, जब यह राष्ट्रपति चुना जाएगा तो इसको सरकारी आवास दिया जाएगा, और यह सरकारी आवास, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के आसपास ही होगा, और साथ ही साथ अगर हो सके तो राष्ट्रीय राजधानी में ही होगा। तो हम जानते हैं नई दिल्ली में है, रायसीना की पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? सुप्रीम कोर्ट के आसपास क्यों होगा? क्योंकि राष्ट्रपति जो है किसी भी बात पर, ठीक है, परामर्श लेता है किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की। ठीक है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के आसपास राष्ट्रपति भवन होना चाहिए, राष्ट्रपति का आवास होना चाहिए। और यह हमारे देश में आपको पता होगा नई दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट है और नई दिल्ली में ही राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है तीनों सेनाओं का अध्यक्ष भी होता है, प्रधान सेनापति होता है, थल सेना, वायुसेना और नौसेना का। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। ठीक है, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, कभी भी अगर युद्ध होता है तो उन सेनाओं का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति के आदेश के बिना तीनों सेनाएं कभी भी युद्ध नहीं करती, क्योंकि अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के युद्ध नहीं हो सकते। ठीक है, भले ही प्राइम मिनिस्टर आदेश देते हों लेकिन राष्ट्रपति ही, ठीक है, उनको आदेश देता है। ठीक है, क्योंकि वही अध्यक्ष होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। तो राष्ट्रपति के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा बात करने जा रहे हैं कि आज तक भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद जाकिर हुसैन जो थे वह प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन पूछता है प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, तो वह थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, वीवी गिरी, ठीक है, वराहगिरी वेंकटरमन, यह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति किस लिए? क्योंकि जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई थी तो वीवी गिरी जो थे वह उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, और यह बन गए थे कौन से? तो क्योंकि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति जो हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह भी
राष्ट्रपति का पद धारण कर सकते हैं अगर उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो तब। तो एक ही बार ऐसा हुआ है और वह निभाया था रोल किसने, एम हिदायतुल्लाह ने, ठीक है। उसके बाद फिर से वेंकट गिरी, ठीक है। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, बी.डी. जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। पॉकेट वीटो में क्या होता है, कोई भी विधेयक को अपने पास बहुत दिनों तक रोक लेता है और कारण भी नहीं बताता कि मैंने क्यों रोका है, और बताने का कारण भी नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास रोक सकता है, पॉकेट वीटो का अधिकार होता है राष्ट्रपति के पास, ठीक है। और उससे कोई पूछ भी नहीं सकता आपने क्यों रोका है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर ए शंकर दयाल, APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, ठीक है। और उसके बाद प्रतिभा पाटिल जो हैं, ये आपको ध्यान देना है, प्रथम महिला राष्ट्रपति थी हमारे देश की, ठीक है। कब से कब तक प्रतिभा पाटिल जो थी वह 2007 से लेकर के 2012 तक थी, ठीक है। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस से थे, ठीक है, 2012 से 2017 तक। और रामनाथ कोविंद अभी वर्तमान में भी हैं, 2017 से लेकर के 25 जुलाई 2017 से अभी तक हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। तो पूरा हमने प्रेसिडेंट को कवर किया, ठीक है, पूरे प्रेसिडेंट को हमने कवर किया। तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी चीज़ हमने छोड़ा नहीं है। प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को हमने पूरा शुरू से लास्ट तक कवर किया, ठीक है। क्या उनका निर्वाचन कैसे होता है, इनका पद क्या होना चाहिए, ठीक है, कितना कार्यकाल होता है, कौन कौन सी शक्तियाँ हैं इनके पास, ठीक है, और इनका पद कहाँ से लिया गया है, ठीक है। कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, ठीक है। जैसी तैयारी आपकी करानी चाहिए वैसा मैंने कोशिश किया है, ठीक है। और लास्ट में मैंने आपको यह भी बताया कि कौन कौन से राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं हमारे देश में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, लास्ट में जो है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर आप लोग नहीं करते हैं, अच्छे से सभी के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, वीडियो को, जिससे सभी के साथ वीडियो पहुंच सके। सभी के पास पहुंचेगा तो सभी लोगों का भला होगा, अच्छे से सब लोग पढ़ पाएंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे वीडियो अपलोड हो तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच सके और तुरंत के तुरंत आप वीडियो को देख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है, तैयारी को और पुख्ता कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।